जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और आज अपने इस वीडियो में हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, हम आ गए हैं आपके साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, लेखांकन की अवधारणाओं को पढ़ने के लिए। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने अपने चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप मेरे सारे वीडियो पहले पुराने वाले देख लीजिए, जो कि अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। और अगर आप इसे सही से समझना चाहते हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। इकाई अवधारणा इसको हिंदी में कहते हैं। इकाई अवधारणा भी कह सकते हैं, पृथक अवधारणा भी कह सकते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में एंटिटी कॉन्सेप्ट कहिए या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहिए या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहिए, एक ही चीज़ होगी। कुल मिलाकर के अस्तित्व अलग अलग है, कुछ ऐसा ये बता रहा है। किसका अस्तित्व अलग अलग है? किसका? ये हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बिजनेसमैन, व्यवसायी हैं ये, तो जाहिर सी बात है इनका कोई व्यवसाय भी होगा। इनका कोई व्यवसाय भी होगा और ये बड़े खुश हैं, बल्ले 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 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका व्यवसाय है। लेकिन ये जैसे जैसे खुश हो रहे थे वैसे वैसे क्या हुआ? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गए, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कहा कि भैया मेरे, तुम अलग हो और तुम्हारा व्यवसाय अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तुम तुम्हारे हिसाब से हो और ये अपने हिसाब से है। ये जो भी अपनी अकाउंटिंग करेगा वो अपने दृष्टिकोण से करेगा, तुम्हारे दृष्टिकोण से नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? अरे जैसे इनको ये कहा गया, ये गुस्से में आ गए एकदम। अच्छा ये बात है, तुम अलग हो तो जाओ लाओ जाके अपना पैसा, हम नहीं देंगे तुमको पैसा। तुम अगर हमसे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है, तुम अलग हम अलग, तो हम क्यों तुम में पैसा लगाने लगे? जाओ लाओ जाके पैसा। तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसा ना करो यार, पैसा तुम ही दे दो भाई, कि हमको क्यों दे दें पैसा, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो इसने कहा तुम मुझे जो पैसा दोगे उसको हम एज अ लोन ट्रीट करेंगे, एज अ लोन। ठीक ना? लोन की तरह दे लेंगे हम। इसीलिए तो कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी बनती है। कैपिटल लायबिलिटी क्यों बनती है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पे। पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये बताती है कि देखो तुम अलग, तुम और ये बिजनेस अलग। इसको गुस्सा आया, जब बिजनेस अलग है तो हम पैसा क्यों दें? तो बिजनेस ने क्या कहा, पैसा तुम्हारे पास है तुम लगा दो, लेकिन तुम्हारे पैसे को हम अपने पास कैसे रखेंगे? एज अ लोन रखेंगे। बिल्कुल कैसे रखेंगे? एज अ लोन रखेंगे, ऋण पूंजी की तरह रखेंगे इसको। तभी क्या किया, जब इसने यहां पर कैपिटल लगाई, यहां पर पैसा लगाया, तो उसको बिजनेस ने अपनी लायबिलिटी के तौर पे दिखाया। बात समझ रहे हो ना? कैपिटल लायबिलिटी कैसे बनी? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर लायबिलिटी बनी। नहीं तो लायबिलिटी कैसे बनती? तुम्हारा पैसा, खुद का तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कभी लायबिलिटी बन सकता है? नहीं, वो तो एसेट्स होती है। लेकिन बिजनेस में जब ये पैसा लगाया जाता है तो एसेट्स नहीं, लायबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है जो ये कहता है कि तुम दोनों अलग अलग हो। बात समझ रहे हो ना? यही तो रीजन है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई मेरे? बिजनेस के लिए एक खर्च है। बिजनेस के लिए क्या है? ये एक बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा जाता है? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि पूंजी को लोन माना गया, और ऋण पर जब ब्याज आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो पेमेंट करना पड़ेगा ना।
ऋण पर ब्याज आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो जब पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस बनेगा, इसीलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस बनता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से वो एक्सपेंस बनता है और पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। और यही इंटरेस्ट बाद में जब बैलेंस शीट में आप आते हैं तो भैया मेरे क्या लिखते हैं आप, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट और ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर ऐड कर लिया जाता है। व्यवसाय के लिए खर्चा है, लेकिन व्यवसायी की पूंजी को बढ़ा रहा है, व्यवसायी की पूंजी को बढ़ा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये व्यवसायी की पूंजी को बढ़ा रहा है। ठीक बात। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कैसा, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान दो। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए होता है, 4 ऑप्शन देता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। हमारा दिमाग सेट होता है प्रॉफिट पर, आदमी फट से मार देता है गोला जहां प्रॉफिट लिखा होता है, नहीं भाई कैपिटल प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल प्रॉफिट होता है, केवल प्रॉफिट नहीं, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल प्रॉफिट आप कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। और यहां पर जब बैलेंस शीट में आते हैं तो यहां पर क्या किया जाता है, ड्राइंग भी लेस कर दी जाती है, ड्राइंग लेस कर दी जाती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी लेस कर दिया जाता है, ये भी लेस कर दिया जाता है। ठीक, क्यों ऐसा लेस क्यों किया गया, क्योंकि जब तुमने व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए कुछ निकाल लिया तो तुमने व्यवसाय का नुकसान कर दिया। जब व्यवसायी ने, जब इसने व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए नगद निकाल लिया, कोई वस्तु निकाल ली, कोई माल निकाल लिया, तो बिजनेस का नुकसान किया इसने। तो ये नुकसान बिजनेस भरपाई कर लेगा इनसे। कैसे भरपाई करेगा, इनकी कैपिटल से, देखो इनकी कैपिटल से भरपाई कर लेगा, काट देता है इनकी कैपिटल को। लेकिन वहीं पर जब बिजनेस इनसे लोन लेता है कैपिटल के रूप में, तो उस पर जो ब्याज देता है उससे इनकी कैपिटल को देखो बढ़ा देता है। यही तो रीजन है, जब व्यवसाय में पैसा लगाता है तो एंट्री क्या की जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जब व्यवसाय से पैसा निकाल लेता है तो एंट्री क्या की जाती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात क्लियर हो रही है ना। तो ये सेपरेट एंटिटी है भाई मेरे, जो ये सब कुछ करा रही है। इसमें एक और पॉइंट लेस कर देते हैं, इनकम टैक्स। ये क्यों लेस किया जाता है, ये तो बताओ मुझे। इनकम टैक्स को क्यों लेस किया जाता है यहां से, अरे क्यों नहीं लेस करेंगे, बिजनेस तो टैक्स देता है। बिजनेस क्या देता है, टैक्स। तो टैक्स को तो पीएल अकाउंट में वो लिखता है ना, रेंट एंड टैक्स, पीएल अकाउंट में उसको अलाउ करता है। लेकिन इनकम टैक्स कौन देता है, इनकम टैक्स कौन देता है, इनकम टैक्स तो कोई पर्सन देता है ना, एक डायरेक्ट टैक्स है जो भारत सरकार के द्वारा व्यक्तियों पर लगाया जाता है, व्यवसाय पर नहीं, व्यक्तियों पर लगाया जाता है। व्यक्ति कौन है, ये मिस्टर एक्स व्यक्ति हैं। अब इनके ऊपर टैक्स लगा तो तुम दो ना, हमारे यहां से पैसा क्या निकाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा तो तुम दो, व्यवसाय से पैसा क्यों निकाल रहे हो। यही तो रीजन है भाई मेरे, यही तो रीजन है कि इनकम टैक्स अगर तुमने बिजनेस से पैसा निकाल के दे दिया है तो क्या किया जाएगा, यहां पर लेस कर दिया जाएगा, कैपिटल से, तुम्हारी कैपिटल से रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, बिजनेस वो पैसा निकाल लेगा, आपका कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो उम्मीद है चीज समझ में आ रही होगी कि आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट जो इकाई अवधारणा है, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा है, वो क्या बताती है, व्यवसायी अलग और व्यवसाय अलग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल लायबिलिटी कैसे बनती है, किस अवधारणा के आधार पर, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनती है। क्वेश्चन बनता है आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या होता है, तो पूंजीगत लाभ होता है, और पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए खर्च होता है। आहरण पर ब्याज और आहरण को कहां दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल से रिड्यूस कर दिया जाता है उसे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल के साथ में जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। व्यवसाय के लेखे व्यवसाय के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, व्यवसायी के दृष्टिकोण से नहीं किए जाते हैं। उम्मीद है आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया है तो भाई मेरे इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इस जानकारी को जितना विस्तारित कर सकते हैं उतना विस्तारित करके और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, अरे डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ही इसी के ऊपर है। ये क्या कहती है? दो पक्षीय अवधारणा, अर्थात तो कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं है जो दो खातों को प्रभावित ना करे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई भी व्यवहार होगा वो कम से कम दो खातों को प्रभावित करेगा ही करेगा। और डबल एंट्री सिस्टम भी यही कहता है कि कोई भी व्यवहार दो खातों को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब देखो इसकी उपयोगिता क्या है भाई मेरे। जब आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर आता है, नंबर एक, ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स बराबर होगी। ये कैसे कहा गया? ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, वही तो बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस का दोनों पक्ष बराबर होगा, बैलेंस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर होगी, इसमें डिफरेंस नहीं होगा। ये कौन बता रहा है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है, द्विपक्षीय अवधारणा बताती है। कैसे? प्रूफ करके बताइए, ऐसे नहीं मानते हैं, प्रूफ करके बताइए। तो कर देते हैं ना, प्रूफ भी कर देंगे अभी। रुको तो, यहाँ ठहरो तो थोड़ी देर और देखो तो चीज़ों को, सिर्फ देखो नहीं, समझो। समझोगे तो समझ में आएगा, देखोगे तो ये कोई मूवी थोड़े है जो देखने के बाद में बहुत बढ़िया सटीक एकदम तैयार करी गई थी आपको दिमाग में बिठाने के लिए। नहीं भाई, इसको तो बड़ा रगड़ के याद करना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हम हैं ना आसान बनाने के लिए, हमारे साथ रहो तो इसको आसान बना के समझाएंगे आपको कैसे बराबर होती है। क्यों नहीं बराबर होंगी? जब कोई भी व्यवहार दो के पक्ष को प्रभावित कर देगा तो आप मुझे बताओ क्यों नहीं बराबर आ जाएगी बैलेंस शीट और क्यों नहीं बराबर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस। चलिए एक एंट्री करते हैं। एंट्री क्या है? व्यवसाय में 50,000 रुपये नगद और 30,000 रुपये का फर्नीचर लगा के व्यवसाय प्रारंभ किया। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना? 50,000, फर्नीचर कितना? 20,000, टोटल हो गया 70,000। 70,000। अब आप देखो यहाँ कैश और फर्नीचर दोनों क्या हैं? कैश और फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। ठीक, और एसेट्स को ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड लिखा जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में कितना आएगा? डेबिट साइड 70,000। और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी को ट्रायल बैलेंस में कहाँ? क्रेडिट में लिखा जाता है। कितना आएगा? 70,000। चलिए बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में कैश और फर्नीचर दोनों क्या हैं? असेट्स हैं। कहाँ लिखी जाएगी? असेट साइड में। कितना आएगा? 70,000। और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी में आएगी 70,000। हो गया बराबर? हो गया ना बराबर? नहीं है, यकीन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और बताइए ना, यकीन नहीं आ रहा, थोड़ा और बताइए। एक मशीन उधार खरीद ली, 1 लाख रुपए में एक मशीन उधार खरीद ली। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। मैंने नाम नहीं बोला तो क्रेडिटर या कस्टमर कर देंगे। अब मशीन क्या है? ये 1-1 लाख रुपए की आई है। 1-1 लाख रुपए। देखो कोई भी व्यवहार दो खाते को प्रभावित कर रहा है। यहाँ मशीन प्रभावित हो रही है, यहाँ क्रेडिटर प्रभावित हो रहे हैं। अब क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं, आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ 70,000 के साथ में कितना बढ़ गया? 1 लाख। अब कितना हो गई लायबिलिटी? 170।
और ये मशीन उठ करके एसेट्स में चली गई 70 के साथ, ये भी बढ़ गया 1 लाख, कितना हो गया 170। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चाहे यहाँ पे मिला लो, डेबिट साइड में आ जाएगी मशीन 1 लाख और क्रेडिट साइड में चले जाएंगे क्रेडिटर 1 लाख, हो गया बराबर। कोई भी एंट्री आप मुझे बताओ, मैं बताऊंगा ना कैसे ये बराबर कर देंगे दोनों ही पक्षों को। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भैया मेरे क्या बताता है कि कोई भी व्यवहार कम से कम 2 खातों को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, और उनके प्रभाव से तलपट और बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही मिलेंगे और इनको बराबर ही होना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया था ना आपको कि हर एक चीज़ समझाऊंगा आपको। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट उसके क्रेडिट के इक्वल ही होगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? तो बताता है ना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि ये दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, उनकी मदद कीजिए इस सूचना को उन तक पहुंचाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।